तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसको पूरी तरह से जब आप जानेंगे तो आप खुद कह देंगे कि जी हाँ, जो बाइडन एक्चुअली जो बाइडन ना होकर मिस्टर जो ब्लंडर बाइडन है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उस ताश के पत्ते के महल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मुश्किल से जमाया था। जी हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जिससे अमेरिका को अब तगड़ा नुकसान हो रहा है और उसके नुकसान का फायदा अब दूसरे देश उठाते जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात कि इस नुकसान के साथ साथ जो इतने सालों में इतनी मेहनत से उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस गेन करके रखा था वो भी अब उसके हाथ से जा रहा है। इसमें कई सारी खबरें आप एक साथ जानने वाले हैं जो आपस में जुड़ी हुई है। एक खबर भारत से काफी ज्यादा अच्छी आ रही है, लेकिन एक खबर को लेकर थोड़ा बहुत संशय हम भारतीयों के मन में जरूर होगा। तो चलिए आगे जानते हैं। आप बस कंट्रोल डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान अब्राहमिक एकॉर्ड्स को काफी मजबूती से ध्यान देकर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और इसके अकॉर्डिंग किया ये गया कि कुछ अरब कंट्रीज जो कि इजराइल की ट्रेडिशनल दुश्मन हुआ करती थी उनके साथ इजराइल की पीस डील एस्टैब्लिश करवाई और इजराइल को मान्यता दिलवाई एक देश के तौर पर। अब इसमें अगला नंबर सऊदी अरेबिया का भी था। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन जाते तो डेफिनेटली अभी तक काफी लंबा समय हो चुका होता सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच की पीस डील होने को लेकर। कारण ये था कि बीच में जितनी भी कंडीशंस इन लोगों ने रखी थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली थी, जिसमें कई सारे एडवांस वेपन्स भी शामिल थे, जिसमें F-35 का नाम था। F-35 सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ही देशों को देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हाँ कर दिया था। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो इनको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने हामी भर दी थी। काफी मजबूती से इनकी देश की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा भी ली थी और इस तरह से इन देशों को मनवा लिया गया था इजराइल के साथ पीस डील करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो बाइडन जैसे ही आते हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने आते ही आते छोड़ दीजिए, जब जो बाइडन इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने दो बड़ी बातें रख दी। एक तो ये कि जब हम राष्ट्रपति बन जाएंगे उसके बाद ईरान के साथ हम लोग न्यूक्लियर डील में वापसी कर लेंगे, जो कि सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल तीनों ही देशों के लिए एक खतरे का साइन था। इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया था कि इन्हें एडवांस वेपन्स हम लोग नहीं देने जा रहे हैं, यानी ना तो सऊदी अरेबिया को F-35 दिया जाएगा और ना ही यूएई को दिया जाएगा। ये उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही डिक्लेयर कर दिया था और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में ये लोग वापसी तो खैर नहीं कर पाए, लेकिन जो बाइडन द्वारा F-35 ना तो यूएई को दिया गया और ना ही सऊदी अरेबिया को दिया गया। और इसी का खामियाजा देखने के लिए आज हमें मिल रहा है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच की पीस डील अभी तक बाकी है, जबकि खबरें यहाँ तक की आ गई थी उस समय कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सीक्रेट दौरा किया था सऊदी अरेबिया का। वो रियाद गए थे और वहां पर MBS से उन्होंने गुप्त रूप से मीटिंग भी की थी जिसमें सारे फाइनल नेगोशिएशन कर लिए गए थे। सोचिए, अगर उस समय जो बाइडन द्वारा F-35 और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दे दिए गए होते तो शायद इजराइल के साथ सऊदी अरेबिया की पीस डील उसी समय हो गई होती और आज सऊदी अरेबिया इजराइल को वापस से दूर करने के लिए इनके बीच पीस डील एस्टैब्लिश ना हो पाए। इसलिए हमास द्वारा जो इजराइल पर अटैक वगैरह किया और जो भी युद्ध चल रहा है इस समय वो होता ही नहीं। और जो हमने IMEC कॉरिडोर के लिए तैयारियां की है उनके ऊपर अब इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका होता। और इससे भी बड़ी बात कि इस बीच जो चाइना को मौका मिल गया सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में पीस एस्टैब्लिश कराने के मौके का, वो भी उसे नहीं मिलता, क्योंकि आज की तारीख में चाइना बहुत ज्यादा नजदीक जा चुका है सऊदी अरेबिया के भी और ईरान के भी। दोस्तों, इसके खामियाजे तो अमेरिका को भुगतने पड़े। एक तो अभी आप युद्ध में फंस चुके हैं, दूसरा ये कि अमेरिका के वेपन्स का अब इन सारे देशों ने ऑप्शन ढूंढ लिया है। जहां पर यूएई को F-35 के लिए इनकार किया गया अमेरिका से, तो उसने बिना लेट करते हुए फ्रांसीसी रफाल की ओर ध्यान दिया और उन्होंने 80 की संख्या में खरीद लिए F-4। तो वहीं पर सऊदी अरेबिया को भी अब F-35 चूंकि नहीं मिले हैं, इस वजह से उसने भी फ्रांसीसी रफाल की ओर ध्यान दिया। शुरुआत में 200 के नंबर्स में बात चल रही थी, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया गया है कि आप हमें 10 नवंबर से पहले रफाल के एडवांस वेरिएंट के लिए ऑफिशियल प्रस्ताव भेज दीजिए। कारण यह है कि इन्हें 54 के नंबर्स में रफाल खरीदने हैं। तो जहां पर अमेरिका F-35 भेज सकता था, वहां पर अब सऊदी अरेबिया फ्रांसीसी रफाल खरीदने जा रहा है। और इस बात की पुष्टि फ्रांसीसी मीडिया लॉ ट्रिब्यून डिमाचिक द्वारा
एक रिपोर्ट छापकर किया गया है। तो 54 के नंबर के लिए सऊदी अरेबिया का नाम बताया जा रहा है। तो वहीं पर भारत की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि 26 विमान हम लोग खरीदने जा रहे हैं नेवल कॉन्फ़िगरेशन के साथ, यानी रफाल एम। उसको लेकर भी खबर प्रकाशित की गई है और बताया जा रहा है कि फ्रांस भारतीय नौसेना से एक नए ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित रास्ते पर इस समय चल रहा है और भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इन्हें आधिकारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि अब आप औपचारिक अनुरोध हमें भेजिए, यानी जो इनका प्रपोजल है वो आधिकारिक तौर पर भेजिए। यानी ये सारी कुछ डील जो भारत की चल रही थी वो आधिकारिक हो गई है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि फ्रांस को बाकी सारे ऑर्डर्स के साथ साथ 80 की संख्या में नए ऑर्डर्स मिलने जा रहे हैं, जिसमें 54 सऊदी अरेबिया को चाहिए तो 26 चाहिए भारत को। इस तरह से 80 का नया ऑर्डर मिल गया। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया द्वारा F-35 को ठुकरा दिया गया और भारत द्वारा F-18 सुपर हॉर्नेट को ठुकरा दिया गया। तो अल्टीमेटली अब एशिया के कुछ देश बहुत बड़े नंबर में ऑपरेट करने जा रहे हैं फ्रांसीसी रफाल, जिसका कि हमें फायदा उठाना है। और वो फायदा हम लोग किस मार्फत उठा सकते हैं? तो डेफिनेटली इसके लिए हम लोग MRO फैसिलिटी यहाँ पर फ्रांस से स्थापित करवा सकते हैं, जिसके लिए पहल की जा रही है। और इसके साथ साथ हम लोग रफाल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में यूनिट स्टार्ट करवा सकते हैं, जिसको लेकर भी मैंने अभी कुछ समय पहले आपको वीडियो बनाकर बताई थी कि फ्रांस इसके लिए तैयारियां कर भी रहा है। फ्रांस को हर हाल में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। 24 के नंबर्स में वो हर साल रफाल बना पाते हैं, जबकि उनके पास ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो भारत के अंदर एक प्रोडक्शन लाइन डालते हैं तो ये उन्हें काफ़ी बेनिफिट देगा। फिर इंडोनेशिया को सप्लाई करना हो, भारत को, UAE को, सऊदी अरेबिया को, सबको यहाँ से की जा सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।